बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में सबक तारीफ़ का कफ़न के हिस्सा 2 में हम अहम इक़्तिबासात की तशरीह करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम इस सबक का तारुफ़ कर चुके हैं, सबक के सेंट्रल आइडिया पे बात कर चुके हैं, सबक का खुलासा कर चुके हैं और मुसन्निफ़ का तारुफ़ कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देख लें। आज के इस लेक्चर में हम कुछ इक़्तिबासात जो हैं उस सबक के सेलेक्ट करेंगे और उनको आपको एक्सप्लेन करेंगे और फिर उनकी एक लिखी हुई तशरीह जो है वो भी आपको दिखा देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। अहम इक़्तिबासात की तशरीह। लेक्चर के इस हिस्से में हम सबक में से कुछ इक़्तिबासात सेलेक्ट करेंगे और उनकी तशरीह आपको करना सिखाएंगे। पहले मैं इक़्तिबास को रीड करूँगा, इसका मतलब आपको मुश्किल अल्फाज के मायने मफ़ाहिम वग़ैरह आपको समझा दूँगा। उसके बाद एक लिखी हुई तशरीह डेमो के तौर पर जो है वो भी आपको दिखा दूँगा। एक और अहम बात आपको कहना चाहूँ कि अगर आप हर इबारत का अलग-अलग से सियाक़ व सबाक़ तैयार नहीं कर सकते, देखिए सियाक़ व सबाक़ को याद नहीं करना, इसको तैयार करना है। तो आप पूरे सबक का ही एक सियाक़ व सबाक़ तैयार कर लीजिए और जो भी इबारत उस सबक से आए आप वो सियाक़ व सबाक़ वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये तरीका भी दुरुस्त है, लेकिन बेहतर यही होगा देख कि आप जो है हर इबारत के सियाक़ व सबाक़ को अलग-अलग जो है तैयार करें। मैं आपको ज़रा समझा देता हूँ, अभी आपको मसला नहीं। अब यहाँ हमारे पास सबसे पहले जो है ये इक़्तिबास 1 है। इक़्तिबास 1 मैं इसकी रीडिंग करके आपको बताता हूँ। ये कह रहा है कि एक शख्स मतलब 1 पर्सन, एक आदमी, हजूम, ये गलत हो गया। एक शख्स मतलब आदमी, पर्सन, हुजूम मतलब रश एक आदमी रश से रास्ता बनाता यानी रश में फंस गया तो एक दूसरे को रास्ता बनाता आगे आने, यानी रश आगे जाने की जगह नहीं है तो वो और लोगों को धक्के दे के हटा के आगे बढ़ रहा है। रास्ता बनाता, हल्ला बोलता मतलब हल्ला बोलना, हमला कर देना। हल्ला बोलता वो एकदम अचानक किसी चीज़ पे झपट पड़ना, किसी चीज़ पे हमला कर देना, इसको हम कहते हैं हल्ला बोलना। तो हल्ला बोलता आगे बढ़ा, यानी आपको कोई चीज़ पड़ी हुई है, आप भाग के उस पर झपट पड़ते हैं तो आप उस पर हल्ला बोल रहे हैं और आगे रश आप लोगों को हटा रहे हैं, किसी चीज़ के ऊपर अटैक कर रहे हैं, किसी चीज़ पे आप झपट रहे हैं, तो इसको हल्ला बोलते कहते हैं। तो एक शख्स ने रश में से रास्ता बनाया और बहुत तेज़ी से आगे आ गया। आगे कह रहे हैं उसके होंठ कहते हैं लिप्स को। होंठ पतले और आँखें और खुश्क, पतले और खुश्क। होंठ उसके लिप्स हैं वो पतले थे, थिन थे और ड्राई थे, खुश्क थे। आँखें मुचमुची और बेरोनक। मुचमुची यानी कोई आँखें जो हैं वो बंद आँखें हों, थोड़ी सी खुली हों, यानी नींद से कोई बंदा जागे, बहुत गहरी नींद में उसकी आँखें थोड़ी सी खुली हों, उसको मुचमुची कहते हैं। और बेरोनक मतलब आँखों में शाइन नहीं थी, आँखों में चमक नहीं थी। तो अक्सर कमज़ोर नातवां लोग या लोअर क्लास के लोग तो उनकी आँखों में इतनी शाइन नहीं होती, उनको टेंशन होती है, फ़िक्र होती है, परेशानियाँ होती है, तो आँखों में उसकी शाइन नहीं थी। और बाल उजड़े हुए यानी देखो मेरे बाल तो सेट हैं, लेकिन अगर मैं नींद से जागा हूँ तो मेरे बाल बिखरे होंगे, कंघी वगैरह ना की हो, बालों पर अच्छे से ऑयल वगैरह ना लगाया हो, वो बिखरे हुए बाल हो तो इसको उजड़े हुए बाल। एक तो बिखरे हुए बाल होते हैं, आप हवा से इधर उधर उनको बिखरे हुए कहते हैं। एक उजड़े हुए बाल होते हैं यानी बहुत ख़राब थे, बालों की केयर नहीं की जा रही हो तो बाल ख़राब हो जाते हैं। उजड़े हुए थे यानी वो अब अपने हुलिये से बताया जा रहा है कि वो हुलिये से भी एक गरीब आदमी लग रहा था। उसने लोगों से बुलंद आवाज़ ऊंची आवाज़, लोगों से ऊंची आवाज़ में कहा, क्या कहा? मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। आई नो हिम, मैं इसे बहुत अच्छी तरह पर्सनली इसको जानता हूँ। ये चोर नहीं है, ठीक है? और ना ही जेब कतरा यानी लोगों की पॉकेट में से चीज़ निकालने वाला। आप मार्केट में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं और आपकी पॉकेट में से कोई चीज़ निकाल लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता, ऐसे शख्स को जेब कतरा कहते हैं। ये एक फ़न होता है,
फ़न तो नहीं कह सकते, लोगों को नुकसान पहुँचाता है, फिर भी एक तरह से हुनर, एक कमाल है कि दूसरे बंदे को पता भी नहीं चलता, आप उसकी जेब से कोई चीज़ निकाल लेते हैं। इन्होंने बाकायदा प्रैक्टिस की होती है, ठीक है, जेब कतरा। और ना ही लुफंगा, लुफंगा यानी लूफर टाइप बंदा, आवारागर्दी करने वाला, और ऐसा कोई बंदा हो। तो ना ये ज़ोर है, ना चक्का है, ना लेप कतरा है, ये सिर्फ़ शीदी है। शीदी है, ये जो है सिर्फ़ एक शीदी है, यानी ये एक मासूम सा बंदा है, सादा सा बंदा है, ब्लैक कलर का इंसान है। शीदी मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, अफ्रीका के वो लोग हैं जो माइग्रेशन करके, हिजरत करके इंडिया में आ गए थे, हिंदुस्तान में आ गए थे, फिर यहाँ उनकी अगली नस्लें पैदा हुई, तो वो भी ब्लैक कलर की उसी तरह थी, तो इस वजह से उनको शीदी, उनका लोकल नाम जो है इनको कहा जाता है। ये सिर्फ़ शीदी है। जिस नेक बंदे का हाथ शीदी की गर्दन में था। अब नेक बंदा यानी वहाँ नमाजियों में जो एक बंदा था, उसने शीदी को गर्दन से पकड़ा हुआ था। हो सकता है गर्दन से पकड़ा, हो सकता है गिरबान से पकड़ा, और दोनों में हम कहेंगे उसका हाथ उसकी गर्दन में था। यानी किसी को गिरबान से पकड़ लिया जाए तो हम कहते हैं उसकी गर्दन में हाथ डाला, ठीक है, गिरबान से पकड़ा हुआ था। तो एक बंदे ने शीदी को या तो गिरबान से यहाँ से पकड़ा हुआ था, या फिर पीछे गर्दन से यहाँ से पकड़ा हुआ था, तो उसको भी हम कहेंगे उसका हाथ उसकी गर्दन में था। तो उसने शीदी को गर्दन से पकड़ा हुआ था। उसने एक निगाह, निगाह कहते हैं साइट, वन साइट, उसने एक नज़र इस तरह डाली। निगाह में नो वारिद, नो वारिद नया आने वाला, यानी यहाँ बहस हो रही है, एक नया बंदा आ गया तो हम इसको कहेंगे नो वारिद। यहाँ 4 बंदे बैठे हुए हैं और 5वां बंदा आ गया तो ये नया न्यू पर्सन है, हमारी महफिल में न्यू पर्सन है, तो हम कहेंगे ये नो वारिद है, नया आया है। उसने एक नज़र में, एक निगाह में नो वारिद का जायज़ा लेते हुए तंज़िया अंदाज में पूछा। नो वारिद का जायज़ा लिया, एक निगाह में एक नज़र डाली, उसका जायज़ा लिया, उसके होंठ देखे, उसके बाल देखे, उसके कपड़े देखे, उसकी आंखें देखी, तो उसको अंदाज़ा हो गया कि ये जो है ये भी एक मिडिल क्लास बंदा है। और मैंने सबक में बताया ये जा रहा है कि मिडिल क्लास बंदे की कोई रिस्पेक्ट, कोई इज़्ज़त जो है वो इतनी सोसाइटी में नहीं की जाती। तो तंज़िया, तंज़ करते हुए पूछा, एक दूसरे को मजाक उड़ाते हुए, उससे मजाक उड़ाते हुए, तंज़ करते हुए पूछा, और तुम कौन हो? उसने कहा ये शीदी है, तो उसने कहा अच्छा ये शीदी है तो तुम कौन हो? ठीक है, तो तंज करते हुए उसने कहा तुम कौन हो? उसने जवाब दिया मैं मामू खान मोची हूँ। अपना इंट्रोडक्शन कराया कि मेरा नाम मामू खान है, और मैं मोची, मोची उस बंदे को कहते हैं जो जूतों की मरम्मत करते हैं। भाग जाओ, भाग जाओ, दूर हो जाओ, चले जाओ। मोची, तू जाकर अपने फटे पुराने वो शूज़ जो फट चुके होते हैं, ओल्ड ओल्ड शूज़ होते हैं जिनको रिपेयरिंग कराने के लिए हम ले जाते हैं, तो उसको कहते हैं फटे पुराने जूतों की मुरम्मत कर। नेक सीरत शख्स ने कहा। नेक अच्छा, सूरत फेस, अच्छा फेस वाला, नेक अच्छा, सीरत मतलब किरदार, यानी एक ऐसा बंदा वहाँ खड़ा हुआ था जो शक्ल से और हुलिये से बहुत नेक लग रहा था। तो नेक सीरत शख्स ने कहा। तो वहाँ जो बंदा जिसने शीदी को गर्दन से पकड़ा हुआ था, तो उसने उस मोची को कहा कि भाग जाओ, जाके अपने फटे हुए जूते हैं उनको मुरम्मत करो, यानी भाग जाओ यहाँ से, जाओ अपना काम करो, हम खुद ही इसकी खबर लेंगे, यानी हम खुद ही इसको ठीक कर लेंगे, हम खुद ही इसका इलाज कर लेंगे। खबर लेने का मतलब होता है किसी की खैरियत मालूम करना। तो अब यहाँ जिस सिचुएशन में, तो उसका ये मतलब तो नहीं हो सकता हम इसकी खैरियत मालूम करेंगे। यहाँ खबर लेने का मतलब होता है ट्रीटमेंट करना, इलाज करना या सज़ा देना। तो हम खुद ही इसको खबर ले लेंगे, यानी हम खुद ही इसको सज़ा दे देंगे। मामू खान मोची धिक्के, धिक्के ठड्डे, ठड्डा एक मुक्के को कहते हो, पंच को। तो मामू खान को धिक्के मिले, मामू खान को पंच मिले, खाकर मंजर से गायब हो गया, जो स्क्रीन से गायब हो गया। यानी अभी मैं आप लोगों को नज़र आ रहा हूँ और मैं चला हट जाऊँ यहाँ से, ठीक है, स्क्रीन सारी रहेगी, वीडियो सारी रहेगी, मैं गायब हो जाऊँगा। तो कहेंगे कि मंजर से गायब हो गया। तो मामू खान धक्के और ठड्डे, धिक्के खाए और 1-2 पंच वगैरह खाए, यानी किसी को इस तरह धिक्का दे देना, ठड्डे दे देना, तो वो स्क्रीन से गायब हो गया। अच्छा, ये अब हमारे पास ये इबारत है। इबारत मैंने वर्ड टू वर्ड आप लोगों को पढ़ के सुना दी है। इससे आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आप लोगों ने इबारत में कहा क्या किया है। अब बहुत आसान है। अब सबसे पहले आप लोगों ने इस इबारत का हवाला मतन देना है। पेपर में तो ये इबारत आई होगी, तो आपने जब सबक पढ़ा होगा तो आपको वो बहुत आसानी से पता होगा ये किस सबक से आई है। तो सबसे पहले आपने हवाला मतन देना है, ये इबारत किस मुसन्निफ़ ने लिखी और कौन से सबक से ली गई है, बस ये 2 बातें बतानी होती। और अगर मुसन्निफ़ की किस किताब से ली गई है, कौन से मज़मून से ली गई है, आप वो भी दे दें तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी। मैंने इसका हवाला मतन आप लोगों के लिए लिखा है। हवाला मतन क्या है? ये इक़्तिबास अमर जलील के अफ़साने तारीख़ का कफ़न से लिया गया है।
अमर जलील राइटर का नाम, उसने अफ़साना लिखा है, अफ़साने का नाम तारीख़ कफ़न से लिखा गया है। अब इस अफ़साने का छोटा-सा इंट्रोडक्शन जो कि माशरती तबक़ाती नाइंसाफ़ी की निशानदही पर मुश्तमिल है। जो माशरती तबक़ाती नाइंसाफ़ी की निशानदही पर मुश्तमिल है। मैंने जो है राइटर का नाम भी, मुसन्निफ़ का नाम भी बता दिया, और जिस सबक से लिया गया, जिस अफ़साने में से लिया गया, उस अफ़साने का नाम भी बता दिया। हो सकता है अफ़साने का नाम कुछ और हो, आपकी किताब में जो सबक है उसका नाम कुछ और हो, तो आपने फिर उस सूरत में ये चीज़ मेंशन करनी होगी। हाँ, जो है किताब में जो सबक है उसका नाम भी तारीख़ का कफ़न है, और इस अफ़साना जो है इसका नाम भी तारीख़ का कफ़न है। तो अब ये ठीक है, और उसके बाद मैंने अफ़साने का छोटा-सा इंट्रोडक्शन कर दिया कि ये अफ़साना किस मौज़ू पर है। तो अब ये मेरा हवाला मतन हर लिहाज़ से मुनसिब हो गया, मुकम्मल हो गया। अब इस सबक में से जो भी इबारत आए तो मैं उसमें ये हवाला मतन दे सकता हूँ। अब है सयाक़ व सबाक़। अगला जो मेरा सबसे अहम पोर्शन है वो है सयाक़ व सबाक़। सयाक़ व सबाक़ का मतलब है कि ये जो इबारत ली गई है, ये कोई कहानी है ना, चल रही है, इससे पहले क्या हुआ और इसके बाद क्या हुआ। अब इस इबारत में तो नहीं बताया हुआ कि पहले मामू खान कौन है, शीदी कौन है, मोची कौन है, तो कुछ भी नहीं बताया हुआ। तो अब पूरे सबक नहीं लिखना, 3-4 लाइनों में, 2-3 लाइनों में आपने बताना है कि इससे पहले क्या हुआ और इस इबारत के होने के बाद जो है वो क्या हुआ। जैसा मैंने शुरू में कहा है, आप एक सियाक़ व सबक, हर सबक का एक-एक तैयार कर लें। अगर आप याद करते हैं, रटा लगा कर चाहते हैं, तो फिर आपको हर सबक का एक सियाक़ व सबक जो है वो याद कर लेना होगा, और फिर वो आपने लिखना होगा। लेकिन सिचुएशन एनालिसिस अपने अल्फाज में आप लिखोगे, भाई ये इबारत कहाँ से लिया, आपको पता है, आपने मज़मून ये अफ़साना 3-4 बार पढ़ा हुआ है, तो आपको पता है कि इससे पहले क्या हुआ था और इसके बाद क्या हुआ। तो अब इसका सयाक़ व सबाक़ है कि दर्ज बाला इक़्तिबास, ऊपर जो इक़्तिबास लिखा गया है इस मंज़र पर मुश्तमिल है, इसमें मंज़र पर मुश्तमिल है जब शीदी को हजूम ने घेरा होता है। शीदी को एक क्राउड है, उसने घेर लिया होता है, और एक दूसरा शख्स मामू खान मोची उसके हक़ में गवाही देने आता है। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ सयाक़ व सबाक़, इसमें बताया जा रहा है इस इबारत में क्या हुआ। ठीक है, ये लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। अब इससे बाद जो मैं लिख रहा हूँ, देखो, इससे पहले शीदी जो कि अपने हुलियों से नहायत गरीब आदमी नज़र आता है, जिसने फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, वो पिछली सफ़ से पिछली सफ़ से उठाकर नहीं, उठकर, हाँ, ये कोई चीज़ तो नहीं है, ये कभी-कभी हो जाती है टाइपिंग मिस्टेक। पिछली सफ़ से उठकर, ठीक है, पिछली सफ़ से उठकर सबसे पहली सफ़ की तरफ बढ़ने लगता है। तो अभी मैंने 2 लाइनों में मैंने बताया कि इस इबारत में क्या हुआ, और अब मैं पीछे वाला किस्सा सुना रहा हूँ कि इस इबारत से पहले क्या किस्सा हुआ वो सुना रहा हूँ। इस दौरान में उसे लोगों ने तरह-तरह की बातें सुनाई, आखिरकार हजूम उसे घेर लेता है। पूरा मैं किस्सा नहीं सुना रहा लोगों ने क्या बातें सुनाई, बस उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने घेर लिया और शीदी पर तशद्दुद के मंसूबे बनाना शुरू कर दिए। लोगों ने मिलकर बताया कि इसको कैसे मारेंगे। ऐसे में एक मुख़लिस शख्स शीदी के हक़ में गवाही देता है, मगर वो रद्द कर दी जाती है और शीदी को महमूद साहब के हिफाज़ती अमले की जानिब से भरपूर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। अब ये सारा वो जो ये सयाक़ व सबाक़ आप कहीं पर भी आप जो है इसमें फ़िट कर सकते हैं, बस अपनी इबारत को इसके साथ आपने मैच करना होगा। तो ये मेरा सयाक़ व सबाक़ जो है ये बन गया। अब तशरीह, तो तशरीह ये इबारत है, अब उसको सिंपल वर्ड्स में लिखना है। वहाँ जो मुश्किल वर्ड्स लिखे हुए थे वो मुश्किल वर्ड्स आपने नहीं लिखने, उनके मीनिंग आपने लिखने। तो इस इबारत की तशरीह एक मैंने तैयार की है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि तशरीह किस तरह बनानी है। इसका रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से तशरीह आपने तैयार करनी है। आप सेम टू सेम ये तशरीह भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने वर्ड्स में आप लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको थोड़ा एडिट करके भी लिख सकते हैं। अच्छा, तशरीह क्या है? एक मुख़लिस शख्स पिछली सफ़ों से रास्ता बनाकर आगे आता है। उस शख्स के होंठ पतले और खुश्क हैं, आंखें पे रौनक और बाल बिखरे हुए हैं। उसके हुलियों से ज़ाहिर होता है कि वो भी माशरती तौर पर कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखता है। अब ये जुमला वहाँ लिखा हुआ नहीं था, वो कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया कि उसके हुलिया क्यों लिखा हुआ है। उसके हुलियों से पता चल रहा है कि वो भी एक कमज़ोर, वो भी एक गरीब आदमी है। ये शख्स लोगों के सामने बुलंद आवाज़ में शीदी के हक़ में गवाही देता है। अब ऊँची आवाज़ में इस आदमी ने गवाही दी शीदी के हक़ में कि वो शीदी को जानता है कि ये कोई चोर या जेब कतरा नहीं है। अब देखो, वहाँ जो जुमला लिखा हुआ था वो मामू खान खुद बोल रहा था इबारत में।
यहाँ मैं ये नहीं कहता हूँ मामू खान खुद नहीं बोलेगा, तशरीह में मामू खान नहीं बोलेगा, मैं बताऊंगा मामू खान ने क्या बोला था। ये फ़र्क है तशरीह और इबारत में, आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जिस बंदे ने शीदी को गर्दन से पकड़ा हुआ था वो तंज़िया अंदाज में नए आने वाले, वहाँ लिखा था नो वारिद, तो मैं नो वारिद नहीं लिखूंगा, नए आने वाले से उसका तारुफ पूछता है। वो शख्स अपना नाम मामू खान बताते हुए जवाब देता है कि वो एक मोची है और जूते मरम्मत करता है, एक नेक और अच्छी सूरत वाला शख्स, नेक सूरत नेक सीरत। मामू खान मोची को धत्कारते हुए कहता है कि वो जाकर अपने काम से काम रखे। अब वो कह रहा था फटे पुराने जूते मरम्मत कर, तो मैं वो जुमला यहाँ नहीं लिखा, मैं कहूँगा बस उसका मतलब था कि जाओ अपने काम से काम करो। वो खुद ही इस मामले को देख लेंगे, खबर लेंगे, तो खबर लेंगे की जगह मैंने कह दिया देख लेंगे। और मामू खान को धक्के देकर हटा दिया जाता है। अब यहाँ पर ये तशरीह जो है ये हो गई मुकम्मल। अब इस तशरीह में 2-3 ऐसी बातें हैं जो मैंने नोट की हैं, वो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब इस इक़्तिबास में कई मौज़ूआत पर रोशनी डाली गई है। देखो, शीदी और मामू खान दोनों ही निचले तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी हैसियत माशरती तअस्सुब का शिकार है। शीदी के साथ भी ज़्यादती हो रही है और मामू खान जो है उसके साथ भी ज़्यादती हो रही है। शीदी और मामू खान मोची इज़्ज़त और एहतराम हासिल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं। माशरती तअस्सुब और नाइंसानी की अक्कासी की नाइंसाफ़ी माशरती तअस्सुब और नाइंसाफ़ी ना नाइन ये क्या हो गया, नाइंसाफ़ी की अक्कासी की गई है, जहाँ निचले तबके के लोगों की बात को अहमियत नहीं दी जाती। देखा ये चीज़ें इस पैराग्राफ में। तो इस इबारत, इसका मफ़हूम और इसकी तशरीह, इसका सियाक़ व सबाक़, इसका हवाला मतन सब कुछ जो है मैंने आपको लिखना सिखा दिया। अब इसी लेक्चर में मैं एक और इबारत जो है इसी सबक से सेलेक्ट करता हूँ। पहले मैं उसको पढ़ के सुनाऊँगा, फिर मैं उसके हवाला मतन और सियाक़ व सबाक़ पर बात करूँगा और फिर मैं उसकी तशरीह करूँगा। इतनी डिटेल में मैं नहीं बताऊँगा जितना मैंने इस पहली इबारत में बताया था। इक़्तिबास 2 बुक में देख लें इबारत। पहली सफ़ मतलब फर्स्ट लाइन, इसको थोड़ा यूँ कर देते हैं। अच्छा, पहली सफ़ फर्स्ट लाइन, नमाज की जो पहली लाइन होती है, मैं महमूद साहब के साथ शहर के लायक अफसरान यानी बहुत ऊंचे अहदे वाले ऑफिसर, सनतकार यानी हम कह सकते हैं जिनकी फैक्ट्रीज जो चला रहे होते हैं उनको सनतकार कहते हैं। और सनतकार ताजर, अब ताजर अलग लफ्ज़ है, सनतकार अलग लफ्ज़ है। सनतकार ताजर भी कह सकते हैं, और ताजर वो होता है जो एक फैक्ट्री से एक जगह से सामान ख़रीद के दूसरी जगह फ़रोख्त करता है। और बैंकर यानी बैंकार, कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हुए थे, यानी एक ही लाइन में बैठे हुए थे, उनके जो शोल्डर हैं वो आपस में मिले हुए थे। वो गर्दनें झुकाए, उनके सर इस तरह गर्दनें झुकी हुई थी और दो जानू बैठे हुए थे, मतलब जिस तरह नमाज पढ़ते हुए हम तशहद पढ़ते हुए जो दो जानू बैठे होते हैं, तो उस तरह बैठने को दो जानू कहते हैं। और अखबारी फ़ोटोग्राफ़रों से तस्वीर खिंचवा रहे थे। अखबार, इसमें तो कोई तशरीह की बात नहीं है, अखबार के फ़ोटोग्राफ़र थे, उनकी तस्वीरें खींच रहे थे। अगले दिन अखबार में तस्वीर आएगी। पहली सफ़ के ऐन अक़ब में, पहली सफ़ के बिल्कुल पीछे, महमूद साहब की हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सादा कपड़ों, यानी एक कोई पुलिस होती है तो वो सिक्योरिटी होती है तो वो यूनिफॉर्म में होती है, तो यहाँ घर के आम कपड़ों में, नमाजियों वाले कपड़ों में थे। हिफाजती अमला के बरजस्ता, ठीक है, हिफाजती अमला यानी जो उसकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी एहलकार थे, तो वो आम कपड़ों में, अपने यूनिफॉर्म में नहीं थे। बरजस्ता यानी अलर्ट और ताकत, बरजस्ता अलर्ट और ताकतवर यानी बहुत पावरफुल। अरकान मतलब मेंबर्स बैठे हुए थे, यानी उसकी जो सिक्योरिटी पे जो एहलकार तैनात थे उनमें से ताकतवर और उनमें से अलर्ट जो एहलकार हैं वो बैठे हुए थे। वो बज़ाहिर नमाज पढ़ने और अल्लाह की अज़मत के सामने, नमाज पढ़ने अल्लाह की अज़मत के सामने सर ब सजूद होने,
सजदा करने। अल्लाह को सजदा करने का मतलब, नमाज में सजदा करने का मतलब है अल्लाह की अज़मत को सामने सर्वसजूद होने, अपनी पेशानी को अल्लाह की अज़मत के सामने ज़मीन पे रख देना, होने आए थे। बज़ाहिर मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि वो नमाज़ पढ़ने आए हैं। लेकिन वो दरअसल वो महमूद साहब की हिफाजत के लिए वहाँ मौजूद थे। लेकिन असल में वो नमाज़ पढ़ने नहीं आए थे, वो महमूद साहब की सिक्योरिटी के लिए आए थे। और नई सूरत हाल के बायस चौकस मतलब अलर्ट, इस नई सिचुएशन में वो अलर्ट हो रहे थे। उनके नेफो ने खतरनाक असला छुपा हुआ था। नेफा क्या होता है? नेफा शलवार में एक छोटे जहाँ नाड़ा डाला होता है उसको नेफा कहते हैं। और जब नाड़े को मजबूती से बांध दिया जाता है तो वो एक बेल्ट सी बन जाती है, जैसा पैंट के ऊपर बेल्ट बांधते हैं। तो उस जगह में अगर कोई चीज़ छुपा दी जाए, रख दी जाए और उसके ऊपर कमीज़ पहन ली जाए, तो वो चीज़ जो वहाँ छुपी होती है वो सामने वाले बंदे को नज़र नहीं आती। तो कोई पिस्टल, कोई चाकू, कोई चीज़ उस शलवार पहन के उसका नाड़ा जो है टाइट करके उसमें वो पिस्टल या चाकू छुपा दे और उसके ऊपर कमीज़ पहन लें तो वो नज़र नहीं आएगी। तो इसको कहते हैं नेफे में असलहा छुपा हुआ था, नेफे में चाकू अड़ोसना भी कहते हैं, नेफे में चाकू या नेफे में असलहा छुपाना भी कहते हैं। इसलिए वो बैठने में दुश्वारी, मुश्किलात महसूस कर रहे थे। तो उनको बैठने में मुश्किलात हो रही थी क्योंकि उनके नेफ़ों में बहुत ख़तरनाक किस्म के असलहा जो है वो छिपा हुआ था। यहाँ एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कह नहीं सकता, यूट्यूब है, हर कोई देख रहा है, तो बस जो समझ रहे हैं वो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब इसका हवाला मतन वही हवाला मतन हो गई। इक़्तिबास कहाँ से आया? अमर जलील के अफ़साने तारीख़ का कफ़न से लिया गया है, जो कि माशरती तबक़ाती नाइंसाफ़ी की निशानदही पर मुश्तमिल है। इस सबक से जो इबारत भी आएगी आप लोगों ने ये लिख लें। किसने, राइटर कौन है, सबक का नाम कौन है? अब सियाक़ व सबाक़। अब मैं जो सियाक़ व सबाक़ लिखूँगा वो थोड़ा-सा डिफ़रेंट होगा। क्यों डिफ़रेंट होगा ऊपर वाले सियाक़ व सबाक़ से? क्योंकि इबारत अब बदल गई है। तो मेरा सियाक़ व सबाक़ लिखने का तरीका है, मैं इस इबारत का थोड़ा-सा तारुफ़ कराऊँगा और फिर पीछे क्या हुआ और आगे क्या हुआ, और मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, हाफ़ पेज 4-5 लाइन में इसको करना है। तो अब सियाक़ व सबाक़ तर्ज बाला इक़्तिबास उस मंज़र पर मुश्तमिल है जिसमें पहली सफ़ में मौजूद लोगों की हालत बयान की गई है। इससे कबल जब ईदगाह में नमाज के वक्त शीदी अगली सफ़ों की जानिब बढ़ता है तो शीदी को लोग चोर समझ के पकड़ लेते हैं और शीदी उनकी गिरफ्त से निकलकर अगली सफ़ की जानिब बढ़ता है, जहाँ महमूद साहब का हिफाजती अमला उसे पकड़ लेता है, एक तरफ ले जाकर भरपूर तशद्दुद का निशाना बनाता है। अब मैंने सारा किस्सा जो है वो जो है सुना दिया है, पीछे क्या हुआ और उसके बाद क्या होगा सारा जो है वो मैंने बता दिया है। अब तशरीह बहुत आसान है, जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके जगह आपने आसान अल्फाज लिखने हैं, डायरेक्ट मुकालमे नहीं लिखने। उस बंदे ने क्या कहा था, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में करके लिखना है। तशरीह आप लोग देख लें। इस अफसाने के इस हिस्से में बताया गया है कि ईद की नमाज अदा करने के लिए पहली सफ़ में महमूद साहब और उनके साथ शहर के मुअज़्ज़ज़ अफसरान, सनअतकार वगैरह मौजूद हैं। वो बैंकर वगैरह मैंने हटा दिया और सिर्फ साहिब हैसियत लोगों को ही अगली सफ़ में शिरकत की इजाज़त है, अगली सफ़ में शिरकत करने की इजाज़त है जो साहिब हैसियत है। पहली सफ़ के बिल्कुल पीछे महमूद साहब की हिफाजत के लिए सादा कपड़ों में मलबूस हिफाजती अमले के ताकतवर अरकान बैठे हुए हैं। अब वहाँ पर जिस्सा लिखा हुआ था वो भी मैंने हटा दिया। ये अफराद बज़ाहिर नमाज अदा करने और अल्लाह के आगे सर झुकाने के लिए आए हुए हैं। ये अल्लाह के आगे सर झुकाने, ये जुमला आप कट भी करना चाहें तो आप तशरीह में से कट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दर हकीकत इनका असल मकसद महमूद साहब की हिफाजत करना है। इस शोर-शराबे में महसूस करते हैं कि आने वाली सूरत हाल के लिए ख़ुद को तैयार कर रहे हैं। इस शोर-शराबे में वो ख़तरा महसूस करते हुए उनको ख़तरा महसूस होता है और वो आने वाली सूरत हाल है, वो ख़तरा महसूस होता है कि कोई महमूद साहब को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उनको पता होता है नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो वो इस साइड पे आएगा। जब इस साइड पे आएगा तो अपने आप को रेडी कर रहे हैं कि जैसे ही आ जाए तो हम फ़ौरन उसको पकड़ लें और साइड पर ले जाएँ। हिफाजती अमले ने कपड़ों के नीचे असला छुपाया होता है। अब यहाँ नेफे का नक्शा खींचना ज़रूरी नहीं, बस कपड़ों के नीचे असला छुपाया होता है, जिसकी वजह से उनको नमाज के लिए बैठने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब ये तो इसकी तशरीह हो गई। 2-3 पॉइंट जो यहाँ पे हैं,
वो नोट किए गए हैं। सिर्फ मोअज़्ज़ज़ अफराद के पहली सफ़ में शामिल होना माशरती तफरीक को वाज़ा कर रहा है। तस्वीर खिंचवाना इबादत में रियाकारी और नमूद नुमाइश को ज़ाहिर कर रहा है। तस्वीर खिंचवाई जा रही है एक तरह से रियाकारी की चीज़, भाई तुम नमाज़ पढ़ने हो, नमाज़ पढ़ो जाओ, तस्वीर खिंचवा के अखबार में किस लिए दे रहे हो, एक तरह से अपनी इबादत की रियाकारी हो रही है। हिफाजती अमले के अफराद की मौजूदगी और उनके असले से लेस होना इस बात की निशानदही करता है कि माशरती मकाम और ताकत के हामिल अफराद हमेशा ख़तरात से दो चार रहते हैं। ये ठीक है, तो जो ताकतवर लोग हैं उनको हमेशा सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ती है। मैं भी नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, मुझे तो किसी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं आम आदमी हूँ। लेकिन जो ताकतवर आदमी जाए तो उसको सिक्योरिटी गार्ड बेकार होता है। अच्छा, इसके अलावा अमर जलील ने इस इक़्तिबास के ज़रिए माशरती तज़ादात और हक़ाइक़ को बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया कि माशरती ताकत और मकाम हासिल करने के बाद भी इंसान को अंदरूनी खौफ और ख़तरात का सामना रहता है। तो ये इस इक़्तिबास की तशरीह होगी। एक और इक़्तिबास आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया, आप लोग चाहें तो वीडियो को यहाँ स्किप कर सकते हैं, बाद में आके देख लें, अगर हिम्मत जवान है तो इसको भी देख लें। इक़्तिबास 3, फिर जो दरकत बनाना, उनके दरकत बनाना, हशर नशर करना, किसी चीज़ को ले अब एक बच्चे को खिलौना दे दें, वो उसको दीवार पे मारेगा, वो उसको ज़मीन पे मारेगा, वो उसको तोड़ देगा, तो हम कहेंगे इसने उसकी दरकत बना दी। किसी चीज़ को तोड़ फोड़ देना, मरोड़ देना, तो यहाँ दरकत बनाना यानी मारना, किसी बंदे को तशद्दुद करना, मुक्के मारना, लाते मारना, उनके हाफ़ज़ा में महफूज था, यानी उस पर मारने के जो जो तरीके उनको याद थे वो दरकत उन्होंने शीदी की बनाई। यानी उनको जो जो तरीके आते थे, लात मारना, मुक्के मारना, गाली देना, धक्के देना, वो सारे तरीके जितने उनको आते थे वो सारे उन्होंने शीदी को साइड पर ले गए और वो सारे उस पर इस्तेमाल किए। लाते, मुक्के, पंच, घोंसे। अच्छा, मुक्के और घोंसे में फ़र्क है, मुक्का इस तरह मारा जाता है और घोंसा या तो इस तरह और या इस तरह मारा जाता है, दोनों एक ही चीज़ होती है, पंच उसको कहते हैं। मार मार कर उसे अदमुआ, ये लाइट चली गई, पाकिस्तान में ये मसले हैं। चलो मैं ये टार्च जला देता हूँ, अब बस अब आप लोग थोड़ा मुझे देख लें, गुजारा करें। अदमुआ, अदमुआ यानी आधा जिंदा आधा मुर्दा, यानी आधा होश में और आधा बेहोश में हो तो हम कहेंगे अदमुआ कर दिया। मैं टार्च ऑन करता हूँ, फिर इसको आगे ले जाते हैं। ओ वेलकम बैक। मैं थोड़ा ब्लैक लग रहा हूँ, वो गुजारा कर लें। आदमुआ कर दिया, शीदी फ्रेश गजरिंग हो गया। आदमुआ कर दिया यानी आधा होश में आधा बेहोश, यानी होश व हवास से बेगाना कर दिया। शीदी फर्श गजी हो गया, यानी फर्श पे गिर गया, ज़मीन पे गिर गया तो उसको कहेंगे फर्श गजी हो गया। उन्होंने उसे फिर उठाकर खड़ा कर दिया, वो ज़मीन पे गिर गया, बेहोश हो गया, तो होश आवाज़ खो बैठा, तो उन्होंने फिर खड़ा कर दिया और मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाए। पानी हाथ में हथेली में भर लें, उस तरह मुंह पे फेंके, तो इसको कहते हैं पानी के छींटे मारना। शीदी ने खून आलू, खून में भरी, आंखों में खून आ गया, यानी सर से खून आ गया, आंखों में आ गया, तो उसे कहेंगे खून आलूद आंखें। खोल कर हिफाजती अमले की तरफ देखा, चाको चौपंत अफसर ने उसके बालों को मुट्ठी में पकड़ते हुए कहा। मुट्ठी यानी हाथों में, हथेली में, सर उसके बाल सारे आ जाए, बंद हो जाए, तो इसको कहेंगे मुट्ठी में। तो सारे बाल मुट्ठी में पकड़ के कहा, बताओ तुम कौन हो, तुम कौन हो? महमूद साहब के साथ खड़े होकर नमाज क्यों पढ़ना चाहते हो, क्यों उनके साथ नमाज पढ़ना चाहते हो? तो शीदी बुझने लगा मतलब एक लाइट होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता, बैटरी आप ले लो, टार्च ले लो, टार्च जली हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आता है, टार्च जब ख़त्म हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो हल्की होने लगती है। तो शीदी बुझने लगा, तो इसी तरह एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में पुरअसरार रोशनी लौट आई, तो एकदम से उसकी आंखों में एक रोशनी जो है, लाइट जो है, आंखों में चमक आ गई। उसने टूटे फूटे लहजे में कहा, यानी अब वो बोल नहीं सकता, अटक अटक कर बोलता है। अक्सर मूवी में, फिल्म में जब किसी हीरो को गोली लगी होती है और उसकी सांसें उखड़ रही होती है, तो वो जो जुमले कहते हैं तो इसको हम टूटे फूटा लहजा कहते हैं। जिस तरह बाजीगर फिल्म में शाहरुख खान आखिर में जो डायलॉग बोल रहा होता है अपनी माँ के साथ, तो कह रहा है मैं अयाज हूँ, मैं एक ही सफ़ में खड़ा होकर महमूद के साथ नमाज पढ़ूंगा।
इस जुमले की वजाहत मैं पिछले लेक्चर में डिटेल से कर चुका हूँ, तो आगे नहीं करते, आप सीधा आगे आ जाते। तारीख़ का कफ़न सबक का नाम है। हवाला मतन वही है जो हम बार बार दे चुके हैं कि अमर जलील के अफसाने तारीख़ का कफ़न से लिया गया है। सयाक़ सबक थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि इसके बाद तो कुछ हुआ नहीं है, ये तो आखिरी है। तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि ये इबारत सबक के बिल्कुल आखिर से ली गई है और फिर पीछे वाले जो सारे जो एक स्टोरी है वो सुना के यहाँ पे ला के ख़त्म कर देंगे। तो दर्ज बाला इक़्तिबास सबक के आखिर से लिया गया, इसका मतलब है कि इसके बाद और कुछ नहीं हुआ। जब ईदगाह में नमाज के वक्त शीदी अगली सफ़ की जानिब बढ़ता है तो लोग शीदी को चोर समझकर पकड़ लेते हैं। शीदी उनकी गिरफ्त से निकलकर अगली सफ़ की जानिब बढ़ता है, जहाँ महमूद साहब का हिफाजती अमला उसे पकड़ लेता है, एक तरफ से जाकर उससे तफ्तीश शुरू कर देता है, उसे गैर मुल्की एजेंट करार देकर भरपूर तशद्दुद का निशाना बनाता है। अब इसमें मैंने सारे जो बात है पीछे जो कहानी थी वो बहुत मुख्तसर सुना के यहाँ पे मैंने अख्ताम कर दी। अब तशरीह इसकी वही पैराग्राफ दोबारा लिख लें, जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको थोड़ा सा आसान करके लिखना है। मैं लिखकर आपको बता देता हूँ कि महमूद साहब का अमला शीदी पर इतनी शिद्दत से तशद्दुद करता है कि वो लातें और मुक्के खाकर नीम बेहोश, आधा होश में आधा बेहोश में हो जाता है और फर्श पर गिर जाता है, ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसको होश में लाने के लिए जब उसके मुँह में पानी के छींटे मारे जाते हैं, ये मंजर इस बात की तस्वीर कशी करता है कि ताकतवर अफराद अपनी मर्जी ख्वाहिशात पूरे करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ठीक है, तो हमारे बगैर भी पूछा जा सकता था लेकिन नहीं पूछा गया। ये आगे आ जाए। अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद अफराद जो कि हिफाजती अमले का रुकन है, शीदी के बालों को मुट्ठी में पकड़ कर उससे सवाल करता है कि वो महमूद साहब के साथ खड़े होकर नमाज क्यों पढ़ना चाहता है। यहाँ थोड़ा सा ऐड कर लें कि शीदी, यहाँ मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ। शीदी को बालों से ये थोड़ा सा मिटा देते हैं। पकड़कर, अच्छा ठीक है, बालों से पकड़कर उससे सवाल करता है कि महमूद साहब के साथ खड़े होकर नमाज क्यों पढ़ना चाहता है। शीदी की हालत बिगड़ जाती है लेकिन एक लम्हे के लिए उसकी आँखों में पुरस्कार रोशनी लौट आती है। ये रोशनी उसके अज़म और इरादे की वो निशानी है। वो टूटे फूटे लहजे में इस अज़म के साथ कि वो समाजी नाइंसाफ़ी के बावजूद अपने हक़ के लिए लड़ने को तैयार है, जवाब देता है कि वो अयाज़ है और वो महमूद साहब के साथ एक ही सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ना चाहता है। इस जुमले में इकबाल के उस शेर की तरफ इशारा है जिसमें उन्होंने फरमाया था, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज़, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। शीदी खुद को अयाज़ करार देना दरअसल अपने ग़ुलाम होने, अपनी कमज़ोर माशरती हैसियत की तरफ इशारा है और महमूद साहब के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की ख्वाहिश दरअसल माशरती तबक़ाती तफ़रीक़ के ख़ात्मे की तरफ इशारा है। अच्छा, तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने इख्तिताम पे पहुंचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह थोड़ा लेंथी लेक्चर होगा अगला, जिसमें हम कोई तवील इबारत सेलेक्ट करेंगे, उसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको कर दूंगा। उसके बाद अगर उस इबारत में से कोई जुमला आ जाता है तशरीह के लिए तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे, और उसके बाद मैं उसकी तशरीह की बजाय मैं उस इबारत में से कुछ सवालात तैयार करूँगा और उन सवालात के जवाबात तैयार करूँगा, तो आपको और ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी। तो अगला लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।